बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है जिसका नाम है मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होती है। बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मॉडल पेश किया गया उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ठीक हो गया, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में होने वाले इवेंट्स को सजेस्ट करता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होती कैसे है। सबसे पहले तो आपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से याद कर ये रखना है कि ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है ये पेश किसने किया था। तो एच हक्सले, हेनरी हक्सले और एफ हक्सले, एंड्रयू फील्डिंग हक्सले, ये दो भाई थे और उनके काफ़ी सारे कुलीग। उन्होंने 1954, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से याद रखेंगे, 1954 में एक हाइपोथेसिस पेश किया, एक मॉडल पेश किया जिसका मकसद था टू एक्सप्लेन ऑल इवेंट्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो उसमें जो जो इवेंट्स होते हैं उसको एक्सप्लेन किया जाए। दिस हाइपोथेसिस इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। इसको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल को समझने से पहले आप लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि जो प्रीवियस लेक्चर है जिसमें हमने थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट को डिटेल से डिस्कस किया था वो आपको क्लियरली उसके कॉन्सेप्ट होने चाहिए। तो फिलामेंट का मतलब क्या है, वही जो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट, यानी मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट। स्लाइडिंग का क्या मतलब है कि ये दोनों फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करेंगे, ऐसे स्लाइड करते हैं। ठीक हो गया, इसकी डिटेल भी हम जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, जो मायोफिब्रल्स में दो किस्म के बैंड्स होते हैं। एक लाइट बैंड हमने कहा था, एक डार्क बैंड कहा था, एक लाइट बैंड और एक डार्क बैंड। फिर हमने एक बात कही थी कि जो डार्क बैंड है उसके दरमियान में एक एच जोन होता है, एच जोन होता है, और एच जोन के दरमियान में एक एम लाइन होती है। इसी तरह जो लाइट बैंड है उसके दरमियान में एक लाइन होती है जिसको जी लाइन कहा जाता है, और दो जी लाइन के दरमियानी फासले को हमने सार्कोमियर कहा है। तो यहाँ मैंने एक सार्कोमियर की जो डायग्राम है वो ड्रा की है। अब एक सार्कोमियर में थिक फिलामेंट भी होते हैं, थिन फिलामेंट भी होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो लाइट बैंड का आधा पोर्शन इधर होता है, आधा पोर्शन इधर होता है डार्क बैंड के सार्कोमियर में। अगर आप देखें तो ये पूरा लाइट बैंड है, तो जब हम एक सार्कोमियर की बात करेंगे तो आधा लाइट बैंड इधर से लेंगे और आधा लाइट बैंड इधर से लेंगे, तो ये कंप्लीट सार्कोमियर बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद लास्ट लेक्चर में ये डिटेल से डिस्कस हुआ था कि लाइट बैंड लाइट क्यों होते हैं, क्योंकि अगर आप ये जो जगह है यहाँ से चूँकि लाइट पास कर सकती है इस वजह से इसको लाइट बैंड कहा गया। इसी तरह यहाँ से लाइट पास कर सकती है, इस वजह से इसको क्या कहा गया, लाइट बैंड कहा गया। इसी तरह ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लाइट नहीं पास कर सकती, ये वाला जो पोर्शन है लाइट नहीं पास कर सकती, लेकिन दरमियान में जगह है, इससे लाइट क्या कर सकती है, पास कर। इस वजह से हमेशा एच ए बैंड या डार्क बैंड के दरमियान में एक ब्राइट पोर्शन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में भी बड़ी डिटेल से डिस्कस हुआ। अब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या कहते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट वो कहता है कि जो मायोसिन फिलामेंट है ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, मायोसिन फिलामेंट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, बल्कि ये जो थिन फिलामेंट है ये मायोसिन फिलामेंट के ऊपर, यानी जो एक्टिन फिलामेंट है ये उसके ऊपर ऐसे स्लाइड करेंगे, ऐसे स्लाइड करेंगे, ऐसे स्लाइड करेंगे, तो ये स्लाइडिंग होगी। तो यहीं से बात लिखी गई है कि थिन फिलामेंट पास्ड ओवर थिक फिलामेंट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ख़ासतौर पे एमडी कैट के लिहाज से, कि जो थिक फिलामेंट है वो अपनी जगह पे रहता है और स्लाइडिंग किसकी होती है, थिन फिलामेंट की होती है। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन ओवरलैप टू ग्रेटर डिग्री। इसका क्या मतलब है, अगर आप देखें कि ओवरलैपिंग का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। सपोज एक हमारे पास यहाँ, एक यहाँ है, तो ओवरलैपिंग कम है। अगर ये स्लाइड करके ऐसे आगे चला जाए तो ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ओवरलैपिंग ज़्यादा। यानी आप ये समझ लें कि जब ये स्लाइडिंग होगी तो पहले ओवरलैपिंग कम थी, लेकिन स्लाइडिंग के बाद ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बात आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखनी है। और ओवरलैपिंग किस वजह से होती है इसकी डिटेल भी हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा आपने ये समझना है कि थिक फिलामेंट अपनी जगह से नहीं हिलता और सिर्फ स्लाइडिंग किसकी होती है, थिन फिलामेंट की होती है। तो ये जो बात लिखी हुई है इसको अच्छी तरह आप लोगों ने समझना है कि थिन फिलामेंट पास्ड ओवर थिक फिलामेंट। जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर पास करता है, और जब एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप करते हैं तो ज़्यादा डिग्री की ओवरलैपिंग होती है आफ्टर स्लाइडिंग। अच्छा, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, जैसे मैंने उसका इफ़ेक्ट नीचे शो किया है।
हमारे पास जहाँ थिन फिलामेंट ख़त्म होते हैं आमतौर पे वहाँ जी लाइन होती है, थिन फिलामेंट होते हैं वो जी लाइन। अगर ये दोनों स्लाइडिंग के बाद ये इधर से आके दरमियान में मिल जाए, जैसे मैंने यहाँ मिलाया हुआ है, तो दरमियान में जो खाली जगह ये वाली ये खाली जगह क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक हो गया। खाली जगह के गायब होने का मतलब ये है जो एच जोन था वो डिसअपियर होगा, क्योंकि इस लाइट पैसेज यहाँ से जो लाइट पास कर रही है इसकी वजह से क्या बना था, एच जोन बना था। तो जिस वक्त हमारे पास स्लाइडिंग हो जाती है उसके बाद चेंजेस क्या आती हैं मायोफिब्रिल्स के अंदर, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एच जोन डिसअपियर, एच जोन डिसअपियर हो जाते हैं। अच्छा पहले अगर देखें हमारे पास जो थिन फिलामेंट था वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म। अब ये जब आगे चला गया, यानी ये वाला हिस्सा थोड़ा आगे चला गया, तो जी लाइन भी क्या हो जाएंगी, थोड़ी सा आगे, यहाँ से जी लाइन इधर से भी आगे। तो जी लाइन पहले डिस्टेंस इतना था, अब जी लाइन के दरमियानी डिस्टेंस इतना रह गया, तो जी लाइन ब्रॉड क्लोज़र कि वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाती। और अगर पहले डिस्टेंस देखें आई बैंड का इतना था, अब इतना सा रह गया, तो आई बैंड भी क्या हो जाएगा, इधर से भी छोटा हो जाएगा, इधर से भी छोटा हो जाएगा। तो जब स्लाइडिंग कंप्लीट हो जाती है, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर आ जाता है, तो जी लाइन एक दूसरे के करीब आ जाती है, जैसे पहले इतनी दूर थी अभी एक दूसरे के नज़दीक हो गई। उसके बाद जो आई बैंड शॉर्टन, आई बैंड पहले इतना बड़ा था इस साइड से, अब इतना सा रह गया, तो आई बैंड मज़ीद छोटा हो जाए। पहले यहाँ से चूँकि लाइट पास कर सकती थी इस वजह से एच जोन अपीयर था, लेकिन जब स्लाइडिंग हो गई ये दोनों फिलामेंट एक दूसरे से मिल गए तो दरमियान में जगह नहीं बची, अब लाइट नहीं पास करती, तो एच जोन क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। अच्छा उसके बाद जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, कैसे होती है, हमारे पास आम तौर पे जो एक्टिन फिलामेंट है उसका जो एक्टिन पोर्शन है, हमने कहा था ना एक्टिन फिलामेंट में 3 पोर्शन है, एक्टिन पोर्शन, ट्रोपोमाइसिन पोर्शन और ट्रोपोनिन। जो एक्टिन पोर्शन है उसके ऊपर बाइंडिंग साइट होती है, और वो बाइंडिंग साइट का फंक्शन क्या है कि जो ग्लोबुलर हेड हैं ये उसके साथ अटैच होंगी। जैसे यहाँ एक्टिन चेन के अंदर अगर बाइंडिंग साइट है तो मायोसिन के ग्लोबुलर हेड के साथ क्या होंगी, अटैच होंगी। जैसे आपको ये ब्लू कलर के हेड्स नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहला मसल कॉन्ट्रैक्शन उस वक्त स्टार्ट होती है जब एक्टिन चेन की बाइंडिंग साइट हेड के साथ अटैच होती है, क्रॉस ब्रिज बिकम अटैच टू द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। उसके बाद जब ये अटैच होती हैं तो ये अपर, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्लोबुलर हेड है, ये हमारे पास एक्टिन फिलामेंट है, तो ये ग्लोबुलर हेड एक्टिन फिलामेंट को अपने ऊपर इस तरह खींचेगा, और खींचेगा ये हमेशा सेंटर की तरफ, यानी अगर ये इस तरह जाता हम कहते हैं ये अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि ये एम लाइन सेंटर है सार्कोमियर का, तो हमेशा दोनों फिलामेंट एक इधर से आके यहाँ जुड़ जाता है। तो क्रॉस ब्रिज पुल, पुल का मतलब है अपनी तरफ खींचना, क्रॉस ब्रिज पुल द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमियर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमियर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है। तो 3 पोर्शन सबसे पहले आपने याद रखना है कि थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर पास करता है, फिर अपनी चेंजेस याद रखनी है कि जी लाइन एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, आई बैंड शॉर्टन हो जाता है, एच जोन क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है तो क्रॉस ब्रिज उस वक्त बनता है जब मायोसिन का हेड आप कह सकते हैं एक्टिन की बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड करते हैं और उसको पुल करके सार्कोमियर की तरफ लेके आता है, जिसकी वजह से ये चेंजेस आती हैं। अच्छा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड। अच्छा इसमें अगर आप देखें, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मायोसिन हेड है वो जब एक्टिन की बाइंडिंग साइट के साथ मिलेगा फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी। तो ये काम कैसे होता है, पहले बाइंडिंग साइट के साथ क्यों अटैच नहीं होता, फिर बाद में जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है बाइंडिंग के साथ कैसे अटैच हो जाता है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करना है। यही मतलब है हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल, कि रेस्ट में जब मसल रिलैक्स करता है तो बाइंडिंग साइट के साथ अटैचमेंट क्यों नहीं होती, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाइंडिंग साइट के साथ अटैचमेंट होती है। तो इसकी लॉजिक क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल, कि कब ब्रिज बनेगा कब ब्रिज नहीं बनेगा। रेस्ट में ब्रिज नहीं बनेगा, टूट जाएगा, और आमतौर पे जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्रिज बनेगा। तो सबसे पहले ड्यूरिंग रेस्ट, जब रेस्ट की कंडीशन होती है, ट्रोपोमाइसिन इज़ डिस्पोज इन सच अ वे, हमने बात डिस्कस की है कि जो एक्टिन फिलामेंट है उसमें 3 किस्म की प्रोटीन है, एक हमारे पास एक्टिन है, दूसरी ट्रोपोमाइसिन है और तीसरी हमारे पास है ट्रोपोनिन, और तीनों की अरेंजमेंट लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस हो चुकी है। जो बाइंडिंग साइट होती हैं जहाँ ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन ने अटैच होना है वो एक्टिन फिलामेंट पे होती है, यानी एक्टिन चेन पर होती है। ठीक है, लेकिन आम तौर पे कि जब हमारे पास
रेस्ट कंडीशन होती है तो ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल अगर आपको नज़र आ रहा हो ये ब्लैक पॉइंट ये बाइंडिंग साइट है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ ग्लोबुलर हेड ने आके अटैच होना है। तो शुरू में क्या होगा कि ये जो आप कह सकते हैं ब्लू कलर का एरिया है इसके सामने ये मौजूद होता है ट्रोपोमायोसिन ऐसे, ठीक हो गया। अब ज़ाहिर बात है अटैचमेंट नहीं हो सकती। अब होगा क्या, सबसे पहले जब अटैचमेंट नहीं होगी तो मसल कौन सी कंडीशन में रहेगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा। तो पहले लॉजिक तो ये है कि रेस्ट कंडीशन में या रिलैक्स पोजीशन में मसल में जो एक्टिन चेन की बाइंडिंग साइट है जिसने मायोसिन के ग्लोबुलर हेड के साथ मिलना है वो ट्रोपोमायोसिन के दरमियान में आने की वजह से वो एक्सपोज ही नहीं होती। पहला पॉइंट जहन में रखें। तो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रोपोमायोसिन इज़ डिस्पोज इन सच ए वे कि ट्रोपोमायोसिन इस अंदाज में रखी होती है रेस्ट कंडीशन में दैट इट कवर द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन चेन, कि ये एक्टिन चेन की बाइंडिंग साइट को कवर कर लेती है। वेयर मायोसिन हेड हैव टू अटैच, जहाँ मायोसिन के हेड ने अटैच होना है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी, हमने डिस्कस किया कि एक तीसरी प्रोटीन लगी होती है, उसके 3 पोर्शन है। एक पोर्शन जुड़ा होता है ट्रोपोमायोसिन के साथ, एक पोर्शन जुड़ा होता है एक्टिन के साथ, एक फ्री होता है, ठीक हो। अब ये जो फ्री है यहाँ से काम स्टार्ट होगा, ठीक है। अब जो ही हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, जब मैसेज आएगा कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाए तो इस फ्री वाले पोर्शन से कैल्शियम आयन आके बाइंड करते हैं और कैल्शियम आयन की वजह से ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये थोड़ा सा मूव करता है। इस मूवमेंट का इफेक्ट क्या होगा कि ये जो ट्रोपोमायोसिन की अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा इस तरह हो जाएगी ऐसे। इसके होने की वजह से अब ये बाइंडिंग साइट इसके सामने क्या होगी, एक्सपोज होगी। सिंपल सा मैकेनिज्म है कि हमारे पास कैल्शियम आयन कम्स, जब कैल्शियम आयन आते हैं एंड बाइंड टू ट्रोपोनिन और ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं एंड मूव इट स्लाइटली और ट्रोपोनिन को थोड़ा सा मूव करवाते हैं। इसका इफेक्ट क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हट जाएगा। उसके बाद एक्सपोजिंग द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन चेन, और आप कह सकते हैं एक्टिन चेन की जो बाइंडिंग साइट है वो मायोसिन हेड के सामने एक्सपोज हो जाएगी। जैसे यहाँ मैंने सिंपल सा डायग्राम ड्रा की है, ये जो अंदर सर्कल आपको नज़र आ रही है समझ लें कि ये एक्टिन चेन है और रेड कलर का जो स्पॉट नज़र आ रहा है ये आप कह सकते हैं कि बाइंडिंग साइट है, और जो आपको ब्लैक कलर की कवरिंग नज़र आ रही है ट्रोपोमायोसिन है, और ग्रीन कलर के जो डॉट नज़र आ रहे हैं ट्रोपोनिन के 3 मॉलिक्यूल हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम आयन आते हैं इस ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते, तो जो कवरिंग पहले ऊपर थी अब ये थोड़े से डिस्प्लेस करके ऐसे हो जाती है, यानी उसका इफेक्ट क्या होगा, ये कवरिंग साइड पे आ जाती है तो बाइंडिंग साइड एक्सपोज हो। अच्छा, यहाँ एक और पॉइंट जो पहले डिस्कस नहीं हुआ कि हमारे पास ये जो ग्लोबुलर हेड है इसके साथ एटीपी का मॉलिक्यूल अटैच होता है, एटीपी का मॉलिक्यूल अटैच होता है, और जब तक एटीपी का मॉलिक्यूल इस ग्लोबुलर हेड के साथ अटैच होगा क्रॉस ब्रिज या अटैचमेंट नहीं होगी। तो जो ही हमारे पास एक्सपोजर होगा बाइंडिंग साइट का तो ग्लोबुलर हेड से एटीपी का मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यानी टूट जाएगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अटैचमेंट हो जाएगी, ठीक है। और जो ही अटैचमेंट होगी फिर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो फिलामेंट है वो खींचना शुरू कर देंगे, ऐसे ऊपर एक्टिन फिलामेंट को ऐसे खींचना शुरू कर देंगे, ठीक हो गई। तो ये पॉइंट आपने लिया, और फिर खींचने के लिए जो एनर्जी आती है वो एटीपी का मॉलिक्यूल जो टूटता है उससे जो एनर्जी निकलती है वो खींचने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। अभी एटीपी आते कहाँ से हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो मसल सेल का है वो ये एटीपी प्रोवाइड करते हैं। तो स्टेप वाइज आपने याद रखना है, कैल्शियम आयन आए, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड किया, उसको थोड़ा सा मूव किया, ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हट गया, बाइंडिंग साइड एक्सपोज हो गई, मायोसिन अटैच हो गया, लेकिन अटैचमेंट से पहले एटीपी हाइड्रोलाइज होता है, एटीपी टूटता है, उसके बाद ब्रीथ साइकिल स्टार्ट और मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो। अब जब तक ये अटैच रहेगा उस वक्त तक आप ये समझ लें कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी। अब इसको दोबारा इस ब्रिज को तोड़ना है तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि दोबारा एटीपी आएंगे और इसके साथ अटैच होंगे, ये ब्रिज दोबारा टूट जाएगा। तो ये इसको ब्रिज को तोड़ने का तरीका है और दोबारा मसल आहिस्ता आहिस्ता वापस रेस्ट पोजीशन में या रिलैक्स कंडीशन में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी आप ये समझ लें कि एटीपी की मौजूदगी क्रॉस ब्रिज को बनने नहीं देती और क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए भी एटीपी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक कंडीशन आती है, अक्सर आपने देखा होगा कि जब इंसान मर जाता है तो उसका जिस्म अकड़ जाता है, उसकी क्या वजह है। बेसिकली होता यह है कि जिस वक्त इंसान आखिरी सांस लेते हैं और आपको पता है कि वो आखिरी लंबा सांस होता है जिसकी वजह से पूरी बॉडी के मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। अब जब बॉडी के मसल कॉन्ट्रैक्ट किए तो अब बॉडी के अंदर अगर एटीपी हो तो वो फिर दोबारा रिलैक्स करवाएगी मसल्स को, लेकिन जो ही इंसान की डेथ होती है मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, एटीपी बनना
रुक जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्स करवाने के लिए एटीपी अवेलेबल नहीं होंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे। और ये कौन सी कंडीशन है, ये हमारे पास ये स्टिफनेस की कंडीशन आ जाती है कि हमारी जो बॉडी है मरने के बाद वो अकड़ जाती है। तो ये एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ रिगर मोर्टिस, कि इंसान मरने के बाद अकड़ क्यों जाता है। तो एटीपी इज़ नीडेड टू ब्रेक द लिंक बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन का जो लिंक है उसको तोड़ने के लिए एटीपी चाहिए होता है। इंसान की जब डेथ होती है तो लेवल ऑफ एटीपी फॉल्स, वो गिर जाता है। अंडर दिस इन हालात में क्या होता है, लिंक डज नॉट ब्रेक, लिंक नहीं टूटता, सो बॉडी बिकम स्टिफ और बॉडी सख्त हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ये रिगर मोर्टिस की कंडीशन। और ये इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक हमारे पास जो इवेंट्स वाला है जो हमने अभी डिस्कस किया, जो चेंजेस आती हैं, बाज़ दफ़ा आ जाते हैं कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ये। और ये लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एंड हुआ। इंशाल्लाह जो अगला टॉपिक है वो भी इसी बुनियाद पे समझ में आएगा जो हम पढ़ चुके हैं। तो इस वजह से ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के जितने भी या स्ट्रक्चर ऑफ मसल के टॉपिक हैं ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। पहला टॉपिक आप समझेंगे तो दूसरा आसान होगा, दूसरा समझेंगे तीसरा आसान, तीसरा समझेंगे चौथा आसान होगा। तो ये जब सारे टॉपिक आप इकट्ठे समझने की कोशिश करेंगे फिर ये टॉपिक का सही कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आएगा। तो आज के लिए इतनी, अल्लाह हाफिज़।